तो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए इकोनॉमिक्स में जो टॉपिक्स है जिसको हमें करना है उसमें है नेशनल इनकम अकाउंटिंग, मॉनेटरी पॉलिसी, उसके बाद बैंकिंग, इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, यूनियन बजट, टैक्सेशन, एक्सटर्नल सेक्टर का दो पार्ट में आएगा, पार्ट वन पार्ट टू, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, पॉवर्टी एंड इनइक्वलिटी, इंडिया एंड द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, फिर डब्ल्यूटीओ, इंडस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है, फिर प्लानिंग पढ़ेंगे, फिर एग्रीकल्चर, फिर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इस तरह से पूरा हमारा इकनॉमी तैयार हो जाएगा। और स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से जिसका नाम है नेशनल इनकम अकाउंटिंग। ठीक है, राष्ट्रीय आय को कैसे हम लोग निकाला जाता है। तो नेशनल इनकम अकाउंटिंग क्या होता है दोस्तों, इसमें किसी जो देश होता है, ठीक है, उसका पूरा इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम लोग मेजर करते हैं। उसके लिए हम लोग जो इंडिकेटर यूज करते हैं, जिसके लिए इंडेक्स यूज करते हैं, जीडीपी यूज करते हैं, एनडीपी यूज करते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, फिर जीएनपी यूज करते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, फिर नेट नेशनल प्रोडक्ट यूज किया जाता है, एनएनपी, फिर ग्रॉस नेशनल इनकम जीएनआई यूज किया जाता है और नेट नेशनल इनकम यूज किया जाता है। क्या होता है ये सब, अभी आपको धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा। उसको समझने से पहले एक इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो होता है, ठीक है, चक्रीय फ्लो होता है, उसको हम लोग को पढ़ना होता है। किसके बीच में होता है, गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर के बीच में होता है। और ये ओपन इकोनॉमी का, ओपन इकोनॉमी मतलब जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन बहुत कम होता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में, आयात निर्यात में, उसको ओपन इकोनॉमी बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए ये है हाउस होल्ड, हम और आप, ठीक है, और ये हो गया फर्म्स मतलब टाटा, ठीक है, यहाँ पे टाटा, और यहाँ पे हो गया हम और आप, ठीक है। अब देखिए आपको भी पता है इंडस्ट्री को चाहिए क्या, लैंड, क्या चाहिए, लैंड चाहिए काम करने के लिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए और एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए। और ये देगा कौन, किसके पास ये सब होगा, काम कौन करेगा फैक्ट्री में, हाउस होल्ड से ही आएगा। लैंड किसका होगा, पब्लिक का ही होगा। कैपिटल कहाँ से आएगा, आपका हाउस होल्ड से आएगा। और इंटरप्राइज में तो रिस्क कौन लेगा, यही लेगा, ठीक है। वो फर्म्स को मिल गया, उसके बदले में फर्म्स उसको क्या देगा, अगर लैंड अगर दिया है हाउस होल्ड तो उसको बदले में क्या देगा, रेंट देगा, किराया। लेबर अगर दिया है तो उसको क्या मिलेगा बदले में, हाउस होल्ड को वेज मिलेगा। फिर कैपिटल अगर दिया है, ठीक है, पूंजी दिया है तो उसके बदले में क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। और अगर किसी ने रिस्क लगा के पैसा दिया लगाया है हाउस होल्ड ने, तो उसको बदले में क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो हाउस होल्ड ने दिया लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्राइज, और बदले में उसको मिल क्या रहा है, रेंट, वेज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ठीक है, राइट। तो इसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर सर्विस। फैक्टर सर्विस बोला जाता है लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्राइज को, क्योंकि वो किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने में मदद करता है। और कोई भी जो चीज़ है वो प्रोड्यूस किस में होता है, फैक्ट्री में, तो उसी से निकल के आया है फैक्टर, जिसमें गुड्स भी होगा और सर्विस भी होगा, ठीक है। उसको प्रोड्यूस करने में जो भी चीज़ चाहिए, लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्राइज, बदले में उसको पेमेंट मिल रहा है, उसको बोलते हैं फैक्टर पेमेंट, रेंट, वेज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ठीक है। उसी तरह से इंडस्ट्री जो होता है कुछ गुड्स और सर्विस को बनाता है, तो और वो गुड्स और सर्विस को कंज्यूम कौन करता है, हाउस होल्ड। तो इंडस्ट्री ने गुड्स और सर्विस बनाया, उसको कंज्यूम कौन करेगा, हाउस होल्ड, ठीक है। और बदले में हाउस होल्ड उसको खरीदता है तो पैसा देगा, तो उसको बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है, वो देता है गुड्स और सर्विस पे। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलर फ्लो, ठीक है। उसी तरह से हाउस होल्ड जब पैसा कमाता है रेंट, वेज और इंटरेस्ट और प्रॉफिट के रूप में, उसका कुछ पैसा वो कंज्यूम करता है सामान को खरीदने में जो इंडस्ट्री ने बनाया है, और बाकी का पैसा वो सेविंग के रूप में बैंक में या फिर शेयर मार्केट ये सब में डालता है, ठीक है। और उस बैंक क्या करता है, फंड्स जो होता है उससे लोन लेता है, बोरोविंग करता है, और फिर फंड्स भी पैसा कमाता है, और फिर उसका जो पैसा बचता है, बचत होता है, वो फाइनेंशियल मार्केट में जमा करता है। तो इस तरह से देख रहे हैं, इसको बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी इन एन ओपन इकोनॉमी, ठीक है, विद गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, जीडीपी क्या होता है। तो जीडीपी जितना भी आपका गुड्स और सर्विस, फाइनल, फाइनल मतलब अंतिम, उसके बाद उसका कोई फर्दर प्रोसेसिंग नहीं होगा, वो डायरेक्ट कंज्यूम किया जाएगा, उसको बोलते हैं फाइनल गुड्स, अंतिम वस्तु या सेवा, जो किसी भी जियोग्राफिक बाउंड्री, भौगोलिक क्षेत्र के अंदर में हो रहा है, भले उसको प्रोड्यूस कोई और किया है, उसके फ़र्क नहीं पड़ता है। बस जीडीपी में हम लोग ये देखते हैं कि वो किसी क्षेत्र में प्रोड्यूस हुआ है या नहीं। जैसे मान लो ये इंडिया है,
ठीक है। यहाँ पे जैगुआर मतलब अमेजन, अमेजन कोई सर्विस बेच रहा है, तो अमेजन तो है अमेरिका का, लेकिन वो सामान जो है प्रोड्यूस हो रहा है इंडिया में। तो कोई भी सामान जो इंडिया में प्रोड्यूस होगा या बाउंड्री के अंदर किस प्रोड्यूस होगा, भले उसको प्रोड्यूस कोई और करे, उसका जब हम फाइनल वैल्यू निकालेंगे उस गुड्स और सर्विस का, तो उसको जीडीपी में काउंट करेंगे। ठीक है, इसमें उस देश का राष्ट्रीयता को मतलब सिटीजनशिप को नहीं देखा जाता, बस देखा जाता है क्या कि क्षेत्र किसका है। जैसे अगर कार बन रहा है इंडिया में, कोई जापान का कंपनी भी बना रहा है, तो उसको इंडिया के जीडीपी में काउंट होगा। ठीक है, जीएनपी में क्या होता है, लेकिन जीएनपी में देखा जाता है कि भाई उसको इंडिया के लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं कि नहीं, भले वो सामान ठीक है इंडिया के बाउंड्री के बाहर भी प्रोड्यूस हो रहा है, राइट, फिर भी उस अगर वो इंडिया की कंपनी के द्वारा हो रहा है तो उसको इंडिया के जीएनपी में हम लोग काउंट करेंगे। जैसे कि मान लो टाटा जो है अपना गाड़ी यूके में बेच रहा है, ठीक है, तो यूके में जो है वो आपका इंडिया का टेरिटरी नहीं है, लेकिन वो चूँकि इंडिया के लोगों द्वारा किया जा रहा है, इसीलिए इंडिया के जीएनपी में ठीक है हम काउंट करेंगे। ठीक है, तो जीएनपी में क्या देखा जाता है, बाउंड्री नहीं देखा जाता है, ठीक है, वो देखा जाता है क्या, नेशनैलिटी, राष्ट्रीयता देखा जाता है कि वो बस भारत के व्यक्ति के द्वारा होना चाहिए। ठीक है, तो जीएनपी कैसे निकलता है जीडीपी से, तो जीएनपी बराबर होता है जीडीपी, जीडीपी तो हो गया प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। इसका मतलब ये है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, हमने फैक्टर इनकम अभी देख लिया था। तो लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योरशिप से ठीक है जितना भी पैसा अर्निंग हो रहा है, ठीक है, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और रेंट में, अगर भारत के लोग बाहर से पैसा कमा रहे हैं तो उसको भारत के जीएनपी में जोड़ देंगे। और वहीं अगर बहुत सारा व्यक्ति जो भारत का नहीं है और इंडिया से पैसा कमा रहा है तो भारत के जीडीपी से उसको घटा देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसे ये इंडिया का टेरिटरी है, इसमें अमेजन पैसा कमाया, तो चूँकि जब टेरिटरी का बात करेंगे तो हम लोग जीडीपी में काउंट कर लेंगे, लेकिन मान लो अमेजन ने भारत से 50 रुपये कमाया, तो जब भारत का हम लोग जीएनपी निकालेंगे तो हम लोग 50 रुपये घटा देंगे, क्योंकि वो अमेजन भारत का नहीं था। और वहीं अगर टाटा जो है यूके से पैसा कमा रहा है तो उसको हम लोग इंडिया के जीएनपी में काउंट करेंगे, क्योंकि इसमें क्षेत्र को नहीं देखा जाता है, देखा जाता है कि वो भारत का व्यक्ति उसको प्रोड्यूस किसने किया। अगर भारत के व्यक्ति ने प्रोड्यूस किया तो उसको जीएनपी में काउंट करेंगे, और अगर वो भारत के क्षेत्र में प्रोड्यूस हुआ है, भले उसको प्रोड्यूस कोई और भी किया है, तो उसको जीडीपी में काउंट करेंगे। फिर जीडीपी से एनडीपी निकलता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकलता है। तो जब भी नेट का बात करेगा, ठीक है, तो उसमें हम लोग डिप्रिसिएशन को हटा देते हैं, मूल्यह्रास को। डिप्रिसिएशन का मतलब ये होता है कि जो कैपिटल गुड्स होता है, जो पूंजीगत वस्तु होता है, पूंजीगत वस्तु क्या होता है, पूंजीगत वस्तु वो वस्तुएं होती है जो प्रोडक्शन को करने में मदद करता है। जैसे मान लीजिए फ्रिज है, तो फ्रिज अगर रेस्टोरेंट में है तो उससे वो सर्विस दे रहा है, खाना को ठंडा करेगा और बेचेगा। ठीक है, तो गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करने में फ्रिज का रोल है। वहीं फ्रिज अगर आपके घर पे है तो उसको आप कंज्यूम करोगे, समझ में आ रहा है, उससे को आप बेच नहीं रहे हो उससे कुछ बना के, वो कंजम्पशन गुड है। तो कैपिटल गुड्स वो वस्तु होता है जो प्रोडक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है और प्रोडक्शन करता है। तो जब कैपिटल गुड्स का हम लोग यूज करते हैं तो उसका मूल्य जो होता है घटते जाता है। जैसे कोई फ्रिज है रेस्टोरेंट में, वो कुछ समय बाद जो है वो ख़राब हो जाएगा, उसका मूल्य कम हो जाएगा। तो उसके मूल्य के ह्रास को, जिसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं, उसको हम जब जीडीपी से घटाते हैं तो हमको नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, उसी तरह से जीएनपी से जब हम एनएनपी में आएंगे तो जीएनपी पर में जब हम डेप्रिसिएशन को घटा देंगे तो एनएनपी आएगा। अब देखिए, आपको भी पता है कि भारत के लोग जो है बाहर से ज़्यादा पैसा कमाते हैं, सिवाय इसके कि बहुत सारे लोग इंडिया में जो है वो मतलब भारत के लोग जो है बाहर में, तो चूँकि जो है भारत का जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड है, ठीक है, वो है कम, ठीक है, वो नेगेटिव है ना। नेगेटिव का मतलब ये है कि भारत के लोग जो है वो विदेश से पैसा कम कमाते हैं। कहने का मतलब ये है कि भारत की फैक्ट्रियाँ विदेश में बहुत कम है, जिससे वो अर्निंग करते हैं, सिवाय बहुत सारी विदेशी कंपनियां जो है वो इंडिया में है और इंडिया से पैसा कमाती है, तो इंडिया के जीडीपी में तो काउंट हो जाएगा। लेकिन जब इंडिया का हम जीएनपी निकालेंगे तो वो सारे पैसा को घटाएंगे जो पैसा विदेशी लोग इंडिया से कमा रहे हैं, ठीक है, और वो पैसा जोड़ेंगे जो भारत के लोग बाहर से कमा रहे हैं। तो भारत के लोग बाहर से जो पैसा कमा रहे हैं इंडस्ट्री लगा के या सर्विस बेच के, वो बहुत कम है। इसीलिए इंडिया का
जो हमारा जीएनपी है वो जीडीपी से कम है, क्योंकि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड है वो नेगेटिव हो जाता है। हम लोग कमाते कम पैसा है और बाहर के लोग इंडिया से पैसा कमा के बाहर ले जाता है, इसलिए जीडीपी में काउंट हो जाएगा, जीएनपी में काउंट नहीं होगा, इसलिए हमारा जीएनपी जो है वो जीडीपी से कम है। फिर जब हम एनएनपी निकालते हैं, ठीक है, यहाँ देखो एन है, यहाँ भी एन है, तो जब जी से एन में आ रहे हैं, बाकी तो सबसे में एनपी एनपी, तो जी से जब एन में आ रहे हैं तो हम लोग क्या घटाएंगे, सिर्फ डिप्रिसिएशन को घटा देंगे। और डिप्रिसिएशन हमेशा कुछ ना कुछ होगा, हमेशा कुछ सामान का जो है कभी ना कभी मूल्य का ह्रास तो होगा ही। इसीलिए जब हम लोग ग्रॉस से नेशनल नेट में आते हैं तो हमेशा नेट जो होगा वो ग्रॉस से कम होगा, क्योंकि डिप्रिसिएशन हमेशा जो होता है वो नेगेटिव होता है, कभी भी उसको हम जीरो भी नहीं कर सकते। कोई भी कैपिटल गुड्स है उसका यूज करोगे तो उसका नुकसान होना ही होना है, उसका मूल्य कम ही होगा। आप आईफोन ख़रीद लीजिए, उसका कोई यूज मत कीजिए, ठीक है, आप घर पे रखे रहिए, आप 6 महीना बाद देखेंगे उसका बाज़ार में जब बेचने जाएंगे तो उसका मूल्य कम होगा। क्यों? क्योंकि वो डिप्रिसिएट कर गया। तो कोई भी कैपिटल गुड्स है, ठीक है, यहाँ तक कि जो कंजम्पशन गुड है उसका भी मूल्य ह्रास होता है, लेकिन चूंकि हम यहाँ पे गुड्स और सर्विस को प्रोडक्शन के रूप में देख रहे हैं, ठीक है, इकोनॉमी ने कितना प्रोड्यूस किया, इसलिए हम लोग कैपिटल गुड्स का डिप्रिसिएशन का बात कर रहे हैं, यहाँ पे कंजम्पशन गुड का डिप्रिसिएशन का बात नहीं कर रहे हैं। उसके बाद है फैक्टर कॉस्ट। तो फैक्टर कॉस्ट समझ लीजिए कि कोई भी सामान बना तो फैक्ट्री से का जो गेट है उससे निकलने के समय उसका मूल्य कितना था, उसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मैगी बना, ठीक है, तो मैगी बन गया तो नेस्ले को मैगी का कितना रुपए उसको खर्चा हुआ, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, लागत मूल्य इसको आप बोल सकते हो, ठीक है। तो फैक्टर कॉस्ट हुआ। अब फैक्टर कॉस्ट में क्या होता है कि सरकार कुछ सब्सिडी देता है। सब्सिडी का मतलब कि ठीक है आपको इतना रुपया लगा तो आप ऐसा करिए, जैसे मान लो उसको मैगी को बनाने में 100 रुपया लगा, ठीक है, मान लीजिए जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है, उसमें से मान लीजिए सरकार ने बोला कि हम 10 रुपये का आपको सब्सिडी देंगे, तो फैक्टर कॉस्ट लागत मूल्य कितना हुआ बताओ, लागत मूल्य होगा 100 रुपया, राइट, प्लस सब्सिडी, क्योंकि सब्सिडी, देखो ध्यान दीजिए, तो मान लो 100 रुपया जो है उसका खर्चा हुआ, सरकार ने बोला कि ऐसा करते हैं हम आपको सब्सिडी देते हैं 10 रुपये का, ठीक है। अब फिर जब टाटा ये सामान मतलब नेस्ले जब ये सामान बेचेगा तो भाई ऑलरेडी तो उसको 10 रुपये मिल चुका है सब्सिडी में, तो वो चाहेगा कि भाई इसको हम 90 रुपया में प्लस, मतलब मान लो 100 रुपया उसका टोटल था, ये समझ लो कि इसका टोटल जो क्या था कॉस्ट था, प्रॉफिट प्रॉफिट सारा चीज़ लेके, ठीक है, ये कि सोचा कि हम 100 रुपये में बेचेंगे, सरकार बोला कैसा करते हैं हम तुमको 10 रुपया सब्सिडी दे देते हैं, तो मिनिस्टर बोलेगा ठीक है कोई बात नहीं, हम इसको 90 रुपया में बेचेंगे। तो इसका जो है 90 रुपये मान लो मार्केट प्राइस होगा, ठीक है, मार्केट प्राइस होगा, उसमें से कुछ इसको प्रोडक्शन के रूप में टैक्स देना पड़ेगा ना टाटा को, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स जिसको वो लोगों से ही लेगा, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है पब्लिक से लिया जाता है, ठीक तो इनडायरेक्ट टैक्स वो कुछ देगा, ठीक है। तो जब हम मार्केट प्राइस में से, राइट, मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्स को घटाते हैं और सब्सिडी को जोड़ते हैं तो क्या आ जाता है, फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। ऐसे समझिए कि मार्केट प्राइस बराबर क्या हो जाएगा, फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। फिर ये जब इधर जाएगा तो सब्सिडी माइनस सब्सिडी, ठीक है, प्लस इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। तो नेस्ले मान लो 100 रुपये का उसको खर्चा हुआ, उसको सरकार ने 10 रुपये मान लो सब्सिडी दिया, ठीक है, और मान इनडायरेक्ट टैक्स मान लो 15 रुपया था, ठीक है, तो कितना हो जाए, मान लो 20 रुपया था इनडायरेक्ट टैक्स, तो 100 - 20, 100 - 10 कितना हुआ, 90, 90 + 20 कितना, 110, तो मार्केट वैल्यू कितना हो जाएगा, 110 रुपया, ठीक है। तो मार्केट प्राइस बराबर क्या होगा, फैक्टर कॉस्ट जो उस सामान को बनाने में खर्चा हुआ, उसके बाद सरकार ने जो सब्सिडी दिया उसको हम घटा देंगे, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी उसको वो पैसा मिल चुका है तो मार्केट प्राइस उसका कम होना चाहिए, प्लस लेकिन टैक्स उसको लगेगा वो सामान बनाने में, ठीक है, तो वो टैक्स को जो है हम जोड़ देंगे। तो मार्केट प्राइस बराबर फैक्टर कॉस्ट माइनस सब्सिडी प्लस इनडायरेक्ट टैक्स, ये याद रखिएगा। तो मार्केट प्राइस क्या होता है, एक्चुअल जो प्राइस होता है सामान का जो लिखा होता है एमआरपी के रूप में, मार्केट में जो रेट है, अब उस पर आप बार्गेन करके अपना ले सकते हो, राइट। तो ये हुआ। उसके बाद एक चीज़ होता है जिसको बोलते हैं ट्रांसफ़र पेमेंट। ट्रांसफ़र पेमेंट क्या होता है दोस्तों, ट्रांसफ़र पेमेंट एक तरफा होता है, वन साइडेड होता है। इसमें कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी, जैसे अभी हमने देखा फैक्टर पेमेंट, फैक्टर इनकम, तो फैक्टर इनकम क्या हुआ, आपने जो है उसको लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योरशिप दिया,
बदले में फिर सरकार आपको जो है फैक्टर इनकम या इंडस्ट्री दे रही है फैक्टर इनकम, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और रेंट में। जो ट्रांसफ़र पेमेंट होता है वो एक तरफा होता है, इसमें कोई भी व्यक्ति कुछ प्रोड्यूस नहीं करता है, सरकार उसको पेमेंट करती है। ठीक है, जैसे ओल्ड एज पेंशन, आपको पेंशन अगर मिल रहा है, कोई स्कॉलरशिप मिल रहा है, तो बदले में आपको गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस करके सरकार को नहीं दे रहे हो, सरकार आपको दे रहा है। तो ऐसा पेमेंट, ऐसा भुगतान जो गवर्नमेंट करती है और बदले में कोई भी रिटर्न आप प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो, कोई भी गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रहा है, तो ट्रांसफ़र पेमेंट उसको बोलते हैं। जाहिर सी बात है, कोई अगर आर्थिक गतिविधि नहीं होगा तो उसको जीडीपी में काउंट हम लोग नहीं करेंगे। इसीलिए ट्रांसफ़र पेमेंट को हम लोग जो है हस्तांतरण भुगतान बोलते हैं। उसमें हम लोग स्कॉलरशिप रखते हैं, मतलब ऐसा चीज़ समझ लो जो आप कुछ सरकार को प्रोड्यूस नहीं करके दे रहे हो, फिर भी सरकार आपको पेमेंट कर रहा है, जैसे स्कॉलरशिप हो सकता है, पेंशन हो सकता है और बहुत सारा चीज़ हो सकता है। तो उसको हम लोग जीडीपी में काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, एक उसके बाद एक होता है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या होता है? फैक्टर इनकम हमने देखा, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। जो अब यहाँ पे नेशनल आ गया, जब भी नेशनल टर्म आ जाएगा तो आप समझिएगा कि किसका बात हो रहा है, कि भारत के लोगों के द्वारा बात हो रहा है, भले हुई वो इसका टेरिटरी कुछ भी हो। ठीक है, जहाँ भी नेशनल वर्ड यूज करेगा तो नेशनल में क्या होगा, जो भी भारत के सिटीजन्स के द्वारा कोई देश में कमाएंगे, अब भारत चाहे वो भारत का बाउंड्री हो या भारत के बाउंड्री के बाहर हो, इसमें बाउंड्री हम लोग नेशनल में नहीं देखते हैं। तो सारा पैसा जोड़ दो, फैक्टर इनकम जोड़ना है, लैंड, लेबर मतलब वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और रेंट वाला। ठीक है, तो नेशनल इनकम जब फैक्टर कॉस्ट में निकालते हैं, मैंने बता दिया मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्स को घटा के और सब्सिडी को जोड़ के हम लोग निकालते हैं नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, नेशनल इनकम ही निकाल रहे हैं लेकिन फैक्टर कॉस्ट में निकाल रहे हैं। नेशनल इनकम मार्केट प्राइस पे भी निकालोगे तो क्या होगा, नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्स को इधर जाके जुड़ जाएगा और सब्सिडी घट जाएगा। फिर एक होता है पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम का मतलब जो भी आपका इनकम है, जो आपने वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और रेंट के रूप में कमा रहे हैं, ठीक है, प्लस आपको कुछ ट्रांसफ़र पेमेंट भी मिल रहा होगा। ठीक है, तो नेशनल इनकम जो हमने ऊपर निकाला उसमें हम लोग ट्रांसफ़र पेमेंट अगर जोड़ देते हैं, उसके अलावा जब फैक्ट्री का मालिक क्या करता है, कुछ पैसा जो है, सभी पैसा जो है पब्लिक में नहीं बांटता है, मतलब अपने एम्प्लॉय में या फिर और सारा चीज़ में कुछ पैसा वो अपने पास रख लेता है, जिसको बोलते हैं कॉर्पोरेट रिटेन्ड अर्निंग। कॉर्पोरेट ने रिटेन कर लिया अर्निंग, अपने पास रख लिया, तो वो आपका पर्सनल इनकम में काउंट नहीं होगा। तो पर्सनल इनकम में नेशनल इनकम प्लस आपका ट्रांसफ़र पेमेंट जो आपको रिसीव हो रहा है वो, माइनस कॉर्पोरेट रिटेन्ड अर्निंग और सारा चीज़ घटा दो। जैसे इनकम टैक्स अगर आप दे रहे हो, ठीक है, सोशल सिक्योरिटी टैक्स, ये तो ये सारा चीज़ को घटा दो। ठीक है, नेशनल इनकम से, नेशनल इनकम में ट्रांसफर पेमेंट जोड़ के बाकी वो सारा चीज़ घटा दो जो आपको नहीं मिलने वाला है, या आप दे दोगे दूसरे को। जैसे कॉर्पोरेट रिटेन अर्निंग हो गया, सोशल सिक्योरिटी टैक्स अगर आप दे रहे हो तो या इनकम टैक्स, तो उसको हम लोग बोलते हैं पर्सनल इनकम, इस तरह से निकालने पे। ठीक है, उसके बाद देखो पर्सनल इनकम मान लीजिए आपके पास आ गया पैसा, तो क्या सारा पैसा आप खर्च कर लोगे? क्या नहीं, उसमें से कुछ पैसा जो है आप पर्सनल टैक्स के रूप में दोगे। तो जब हम डिस्पोजेबल इनकम निकालते हैं उसमें क्या करोगे, पर्सनल इनकम निकाल के उसमें पर्सनल टैक्स जो है वो घटा दीजिए, जो आप खुद दे रहे हो। ठीक है, उसको आप घटा दो, तो उसको बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। तो वो फिर आपके पास हाथ में पैसा बचा, उस पैसा का कुछ आप सामान को कंज्यूम करोगे, कंजम्पशन करोगे, और बाकी का पैसा आप सेविंग करोगे। तो ये प्रक्रिया है कि किस तरह से नेशनल इनकम से पर्सनल इनकम निकलता है और पर्सनल इनकम से डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम निकलता है। एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं रियल जीडीपी, वास्तविक जीडीपी। तो वास्तविक जीडीपी में हम लोग क्या करते हैं, मूल्य जो होता है वो कांस्टेंट रखते हैं, कोई बेस ईयर सेलेक्ट करते हैं, आधार वर्ष, उसके तुलना में जो है हम लोग निकालते हैं कि कितना गुड्स और सर्विस का मूल्य का सामान प्रोड्यूस हुआ। जैसे कि मान लो मैगी का रेट आज से 10 साल बाद मान लो 20 रुपये का हो जाएगा। ठीक है, और उस समय इकोनॉमी में 10 मैगी प्रोड्यूस होता था, तो अगर उस 2000 ये मान लो 30 के बाद बोल रहे हैं, तो ये मूल्य है और ये मैगी का क्वांटिटी है। तो अगर हम उसके हिसाब से निकालें कि कितना गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस हुआ, तो कितना हुआ, 200 रुपये का वैल्यू निकालते हैं ना, फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड इन इकोनॉमी कॉल जीडीपी। तो जीडीपी अगर हम निकाले 2030 में, ठीक है, राइट, 2030 में, या ऐसे इसको सिंपल भाषा में समझने की बात करते हैं, मान लो 2011-12 में, 11-12 में की तुलना में निकाल रहे हैं अभी का, मान लो मैगी का रेट मान लो 15 रुपये है। ठीक है, मैं तो यूज कंज्यूम नहीं करता हूँ, मान लो 15 रुपये है। तो अभी के हिसाब से मान लो ये 2000 चल रहा है 25, 2025 में अगर हम जीडीपी निकाल लें, ठीक है, तो कितना आएगा, 15 रुपया और इंटू 10, 150 रुपये का जीडीपी आएगा। ठीक है, लेकिन वही अगर 2011-12 में देखेंगे तो मान लो उस समय मैगी का रेट 10 रुपये था,
तो 2011-12 की तुलना में अगर हम अभी का जीडीपी निकालेंगे तो 10 रुपये था और 10 मैगी प्रोड्यूस हुआ तो कितना हो गया, 100 रुपये। तो रियल जीडीपी में क्या करते हैं हम लोग, जो निकालते हैं जीडीपी वो कांस्टेंट प्राइस पे निकालते हैं, बेस ईयर का प्राइस लेते हैं, और बेस ईयर हम लोगों ने चुना है जीडीपी निकालने के लिए 2011-12। तो रियल जीडीपी से हमको पता चलता है कि कितना जो है हमारा एक्चुअल में जीडीपी मतलब इकोनॉमी ग्रोथ हुआ है, क्योंकि मूल्य बढ़ रहा है सामान का, उसके कारण अगर हमको जीडीपी बढ़ा हुआ दिख रहा है तो कोई ज़्यादा कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन अगर हमको पता चल रहा है कि भाई क्वांटिटी अगर प्रोड्यूस हुआ है ज़्यादा, ठीक है, और तब उसके कारण जीडीपी बढ़ा है, और वो पता कैसे चलेगा, वो पता चलेगा रियल जीडीपी से, क्योंकि इसमें मूल्य को हम लोग आधार वर्ष के रिस्पेक्ट में देखते हैं और वो कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है, इसीलिए जीडीपी को कैलकुलेट करने का सबसे अच्छा तरीका है रियल जीडीपी, क्योंकि इसमें मूल्य कांस्टेंट रहता है और हमको पता चलता है कि एक्चुअल में क्वांटिटी उस समय कितना प्रोड्यूस हुआ था और अभी कितना प्रोड्यूस हुआ है आधार वर्ष में। और अगर सामान ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ है तो चूँकि सामान को ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए आपको नया फैक्ट्री चाहिए, नया लेबर देना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट होगा। तो इकोनॉमी को अच्छा इंडिकेटर क्या है, रियल जीडीपी है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि जीडीपी आपको ज़्यादा दिखे, तो आपको लग रहा है कि जीडीपी हमारा बढ़ रहा है, लेकिन वो नॉमिनल जीडीपी अगर होगा तो उसमें हम लोग मूल्य हो सकता है कि बढ़ गया हो, सामान का क्वांटिटी वही प्रोड्यूस हुआ। कहने का मतलब मान लो 2011-12 में अगर हम बात करें कि सामान का मैगी का मूल्य 10 रुपये था और उस समय मान लो 10 मैगी प्रोड्यूस होता था तो उस समय जीडीपी कितना था, 100 रुपया। मान लो 2025 में यही मूल्य बढ़ के 15 रुपया हो गया और जीडीपी और इकोनॉमी में 8 ही मैगी प्रोड्यूस हुआ, तो हमारा जीडीपी कितना आया 2025 के तुलना में, नॉमिनल जीडीपी बोलेंगे जिसमें हम लोग करंट ईयर का लेते हैं, तो 120 रुपये। तो आपको दिखेगा यार जीडीपी तो बढ़ गया 100 से 120, लेकिन क्या एक्चुअल में जीडीपी क्वांटिटी के कारण बढ़ा है क्या, नहीं बढ़ा है। अभी उस समय 10 रुपये की होता था, अभी 8 मैगी, तो और ये बेकार है ना, क्योंकि मैगी का क्वांटिटी प्रोड्यूस कम हो गया, लेकिन फिर भी जीडीपी आपको बढ़ा हुआ दिख रहा है। इसीलिए नॉमिनल जीडीपी जो होता है वो इकोनॉमी का जीडीपी मेजर करने का अच्छा तरीका नहीं है। रियल जीडीपी अच्छा है क्योंकि इसमें प्राइस को कांस्टेंट रखते हैं हम लोग। ठीक, अब देखिए कंपोनेंट ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय के कंपोनेंट। ठीक है, तो देखो पर्सनल, वही जो हम लोग जो ऊपर पढ़े थे वही हम लोग इसमें पढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसे देखो नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम में आगे ऊपर से नीचे पढ़ लेते हैं। ठीक है, पर्सनल इनकम, पर्सनल कंजम्पशन और पर्सनल सेविंग। जो आपका कंजम्पशन है और जो आपका सेविंग है, दोनों को जब जोड़ दोगे तो आपका डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम बनता है, पीडीआई बोलते हैं इसको या डीपीआई। इसमें आप डायरेक्ट पर्सनल टैक्स जोड़िए और जो भी आपको मिसलेनियस फ़ी और फाइन आपने दिया है, ठीक है, और या फिर सरकार से आपको आपने जो पेमेंट किया है उसको जब जोड़ दोगे तो पर्सनल इनकम आएगा। पर्सनल इनकम में कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स जोड़ दीजिए और अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट जोड़ दीजिए तो आपको आ जाएगा प्राइवेट इनकम। प्राइवेट इनकम में एनएफआई है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, उसको घटाइए। जो आप भारत ने लोन लिया है उसका जो ब्याज हो रहा है उसको घटाइए, और सरकार आपको कुछ ट्रांसफ़र दे रही है उसको घटाइए, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो ट्रांसफ़र हो रहा है उसको घटाइए। तो आता है आपको डोमेस्टिक फैक्टर इनकम एक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर। फिर उसके बाद प्रॉपर्टी से या इंटरप्रेन्योरशिप से, ठीक है, या सरकारी डिपार्टमेंट से जो भी आपको इनकम हो रहा है उसको जोड़ दीजिए, और नॉन डिपार्टमेंट इंटरप्राइज का सेविंग जोड़ेंगे तो आपको आ जाएगा डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम में एनएफआई या नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ेंगे तो नेशनल इनकम आएगा। तो ये जो चार्ट है इसको आप देखिएगा, बार बार कोशिश कीजिए कि दीवार में इसको चिपका दें, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर आप पर्सनल इनकम से प्राइवेट इनकम जो कर रहे हो तो कौन सा चीज़ को आप जोड़ोगे। ठीक है, तो इस तरह से पूछ सकता है, इसको आप ड्रॉ करके दीवार पे चिपका के बार बार देखिए, आपको याद हो जाएगा। ठीक, अब देखिए जब नेशनल इनकम भारत में निकाला जाता है तो निकालता कौन है, तो एक संस्था है एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, वो निकालता है। इसके लिए वो 3 मेथड का यूज करता है, वैल्यू एडेड मेथड जिसको प्रोडक्ट मेथड बोलते हैं, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है, इस मेथड में जीडीपी को हम लोग कैलकुलेट करते हैं मार्केट प्राइस पे, मार्केट मूल्य पे, और जिसमें क्या होता है जो भी गुड्स और सर्विस अलग अलग स्टेज में प्रोड्यूस हुआ है उसमें कितना वैल्यू ऐड हुआ है। कहने का मतलब जैसे ये आटा है, ठीक है, जैसे ये गेहूँ है, तो गेहूँ को उगाने में मान लो किसान को 10 रुपये खर्चा हुआ और वो बेचा उसको 20 रुपये में, तो उसने कितना वैल्यू ऐड किया, 10 रुपये। 10 रुपये उसका खर्चा, मतलब इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू, 10 रुपये का वैल्यू ऐड किया। इससे बन गया मान लो आटा। तो आटा जब बना तो जो व्यक्ति आटा के लिए गेहूँ ख़रीदा था वो 20 रुपये में गेहूँ ख़रीदा था, और वो आटा मान लो 50 रुपये में या 40 रुपये में ये बेचा, तो कितना वैल्यू ऐड किया,
₹20। इस आटा से मान लो बना पिज़्ज़ा, ठीक है, पिज़्ज़ा मान लो ₹120 का बना, ठीक, तो कितना वैल्यू ऐड हुआ? ₹80। तो अलग अलग स्टेज में, अलग अलग चरण में, उत्पादन के चरण में कितना कितना वैल्यू ऐड हुआ है, उसको जब आप जोड़ देंगे तो हमको मिलेगा जीडीपी, और वो जीडीपी मार्केट प्राइस पे मिलता है। और किस मेथड से मिलता है? वैल्यू एडेड मेथड से मिलता है। इसमें हम लोग सप्लाई साइड पे ध्यान देते हैं कि सामान जब आगे बढ़ रहा है तो किस तरह से उसका उत्पादन हो रहा है और कितना वैल्यू ऐड हुआ है, तो इसमें सप्लाई साइड पे हम लोग को देखा जाता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग जो देखे हैं कि गुड्स और सर्विस जो प्रोड्यूस हो रहा है, तो कौन सा गुड्स और सर्विस को इसको हम लोग रखते हैं, जब हम वैल्यू एडेड मेथड निकालते हैं, इसके द्वारा जीडीपी निकालते हैं, तो कौन सा हम लोग जो है आपका गुड्स और सर्विस उसमें रखते हैं। तो वो सारे गुड्स और सर्विस को रखते हैं जो मार्केट में सोल्ड हुआ है, बिका हुआ है। वो सारे गुड्स और सर्विस को रखते हैं जो मार्केट में बिका तो नहीं है, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो सप्लाई हुआ है। जैसे सरकार जो है मिड डे मील के तहत कुछ अनाज देती है, या फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत, तो वो बिका नहीं है, दे रही है, ठीक है, तो उसको भी हम लोग जीडीपी में काउंट करेंगे। उसके बाद कोई जो एजेंट होता है वो कोई सर्विस अगर आपको दे रहा है तो वो भी काउंट होता है, ठीक है, जीडीपी में, वो गुड्स और सर्विस में, ठीक है, जब हम वैल्यू निकालते हैं तब। किसको काउंट हम लोग नहीं करते हैं? अगर आप सेकेंड हैंड आइटम को खरीद बिक्री कर रहे हो, वो काउंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब वो प्रोड्यूस हुआ होगा तो उसी समय जो है पहला बार उसका हम लोग काउंट कर लिए होंगे, तो बार बार काउंट करोगे तो गलत होगा। इसलिए सेकेंड हैंड आइटम का जब खरीद बिक्री होता है तो उसको जीडीपी में काउंट नहीं करते हैं। उसी तरह से कोई इलीगल एक्टिविटी है, जाहिर सा बात है, कोई अगर गैर कानूनी कार्य है उससे अगर पैसा कमा रहा है तो वो आपका गुड्स और सर्विस के प्रोडक्शन में नहीं आएगा, क्योंकि सरकार ने या कोई इंडस्ट्री ने उसको मतलब इकोनॉमी में डालने के लिए प्रोड्यूस नहीं किया है ना। उसका कोई सरकार के पास डेटा भी नहीं। जैसे कोई बंदूक बना रहा है मान लो चोरी छिपे, तो वो नहीं इसमें काउंट होगा जीडीपी में, ठीक है। उसी तरह से जो एयर और वाटर है उसका इकोनॉमिक, जो नॉन इकोनॉमिक गुड्स है जिसका खरीद बिक्री नहीं होता है, जैसे हवा है, और जो मेनली जैसे जो पानी है, मान लो पानी फ्री में है, नदी का पानी है, तो वो इसमें काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो जो नॉन इकोनॉमिक गुड्स है, गैर आर्थिक वस्तु है, वो भी गुड्स और सर्विस में काउंट नहीं होता, मतलब जीडीपी में काउंट नहीं होता है। उसी तरह से ट्रांसफ़र पेमेंट हमने आपको बता दिया, जो एक तरफा होता है, जो बदले में आपको, आप कुछ प्रोड्यूस नहीं करते हो लेकिन सरकार आपको पैसा देती है, तो वो भी जीडीपी में काउंट नहीं होता है, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे फाइनल गुड्स सिर्फ ले रहे हैं, फाइनल गुड्स का कितना मूल्य हुआ है वो देखा जाता है। इंटरमीडिएट गुड्स जो मध्यवर्ती वस्तुएं होती है उसको काउंट हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि इसे डबल काउंटिंग हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लो किसान ने गेहूँ उगाया ₹20 में, और ₹10 मान लो उसको खर्चा हुआ, तो हम लोग ये भी नहीं जोड़ेंगे कि यार ये ₹10 का खर्चा हुआ था फिर उसको ₹20 जोड़ दिए फिर ठीक है, यहाँ पे देखिए, हाँ ठीक है। उसके बाद मान लो गेहूँ से आटा बना मान लो ₹40 का, तो हम ₹40 ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि इसे डबल काउंटिंग हो जाएगा। ऑलरेडी हमने जो है ₹20 काउंट जोड़ लिए हैं, है ना। तो अब हम लोग इसमें जो वैल्यू ऐड हुआ बस वही देखेंगे। इंटरमीडिएट गुड्स को काउंट नहीं करते हैं, ठीक है, सिर्फ फाइनल गुड्स को काउंट करते हैं कि फाइनल गुड्स का वैल्यू कितना था। इंटरमीडिएट गुड्स में हम लोग बस काउंट करेंगे कि उसका वैल्यू कितना ऐड हुआ है, इसीलिए फाइनल गुड्स काउंट करते हैं। इसलिए हम लोग जीडीपी में लिखते हैं वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, ठीक है, नॉट इंटरमीडिएट गुड, ताकि डबल काउंटिंग दोबारा से गणना ना हो जाए, नहीं तो जीडीपी बढ़ा हुआ दिखेगा। दूसरा होता है इनकम मेथड। इनकम मतलब आय मेथड। जो आप देखो, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन का कार्य क्या होता है? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। तो अगर आप लैंड दे रहे हो तो बदले में आपको रेंट मिलेगा, फैक्टर इनकम। लेबर दे रहे हो तो आपको वेज मिलेगा, कैपिटल दे रहे हो तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, और एंटरप्रेन्योरशिप दे रहे हो तो प्रॉफिट मिलेगा। तो ये आपका फैक्टर इनकम हो गया। तो सारा फैक्टर इनकम को जोड़ दोगे, ठीक है, तो उसको अब जीडीपी निकलेगा, और वो निकलेगा इनकम मेथड से। तो इनकम मेथड में जो भी हाउस होल्ड को पेमेंट मिलता है फर्म्स के द्वारा, इंडस्ट्री के द्वारा, ठीक है, उसको हम लोग क्यों मिलता है? क्योंकि वो फैक्टर अपना देता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, तो उसको हम लोग बोलते हैं इनकम मेथड। तो चूंकि यहाँ पे आप दे रहे हो और बदले में आपको मिल रहा है, तो इसलिए डिमांड साइड पे फोकस कर रहा है, ठीक है, डिमांड साइड पे, ठीक है। इसको याद करने के लिए आप याद कर लो WIPR, ठीक है। वेज, W से वेज, I से इंटरेस्ट, P से प्रॉफिट और R से रेंट, ठीक है, इनकम मेथड से निकलता है। तो जीडीपी बराबर क्या होगा? वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रेंट, प्लस कुछ डिविडेंड होगा, लाभांश जो आपको मिलता होगा, प्लस इनडायरेक्ट टैक्स भी इसमें जोड़ते हैं, सब्सिडी को घटाते हैं और डिप्रिसिएशन को जोड़ देते हैं, तो उसे मिल जाता है क्या?
जीडीपी। ठीक है, उसी तरह तीसरा मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड। इसमें हम लोग फाइनल जो एक्सपेंडिचर आप कर रहे हो उस पे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इसमें एक्सपेंडिचर देखा जाता है फाइनल गुड्स और सर्विस जो प्रोड्यूस हुआ उसको ख़रीदने में कितना लोगों ने खर्च किया, उसको एक्सपेंडिचर मेथड से हम लोग निकालते हैं। इसके लिए हम लोग 4 कंपोनेंट यूज करते हैं जीडीपी जब निकाल रहे हैं एक्सपेंडिचर मेथड से। तीनों से जीडीपी ही निकल रहा है, तीनों का से निकालोगे तो लगभग वैल्यू सेम ही आता है, लगभग सेम आता है, थोड़ा मोड़ा 19-20 हो सकता है। तो जब जीडीपी निकाल रहे हो एक्सपेंडिचर मेथड से उसमें 4 कंपोनेंट होता है, CIG प्लस X माइनस IM। सी मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये क्या होता है कि जो भी हाउस होल्ड है जितना भी वो पर्सनल कंजम्पशन के लिए खर्चा कर रहा है, ठीक है, व्यक्तिगत उपभोग कर रहा है कोई परिवार, ठीक है, तो उसको पर्सनल कंजम्पशन हम लोग बोलते हैं। ठीक है, और डायरेक्ट वो पेमेंट किया जाता है फैक्ट्री को, मतलब आप खरीद रहे हो मैगी तो आप पेमेंट किसके कर रहे हो, नेस्ले को कर रहे हो, तो उसको हम लोग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं जो हाउस होल्ड करता है। ठीक है, फिर दूसरा होता है आई से इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट मतलब जो पूंजीगत वस्तु है उसको जब आप खरीदते हो, ठीक है, मतलब कौन, और पूंजीगत वस्तु कौन खरीदेगा, पूंजीगत वस्तु खरीदेगा इंडस्ट्री, खरीदेगा सरकार, क्योंकि उसको उससे उसके द्वारा कुछ चीज़ों को प्रोड्यूस करना है, वही तो कैपिटल गुड्स होता है। तो कैपिटल गुड्स को खरीदने में जो भी खर्चा सरकार या इंडस्ट्री करती है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, उसके बाद जी होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो सरकार भी कुछ खरीद बिक्री करती है, वो कैपिटल गुड्स नहीं नॉर्मल हो सकता है, जैसे कि मान लो कोई मिनिस्ट्री है उसमें पेंसिल वेंसिल चाहिए या फिर और भी चाहिए, है ना, और चेयर कुर्सी चाहिए, तो उससे वो कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, वो कंज्यूम कर रहा है सरकार। तो गवर्नमेंट कुछ गुड्स और सर्विस जो परचेज करता है, ठीक है, तो उसको हम लोग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में रखते हैं। तो वो हो गया जी। एक्स हो गया एक्सपोर्ट, हम लोगों ने कुछ सामान बना के बेच दिया, तो ठीक है, वो भी इंडिया के जीडीपी में काउंट होगा क्योंकि वो इंडिया के जीडीपी में प्रोड्यूस हुआ है टेरिटरी में। और कुछ सामान हम लोग इंपोर्ट करते हैं, मतलब आयात करते हैं, वो प्रोड्यूस कहीं और हुआ है लेकिन उसको आयात करते हैं। अब मैं आईफोन आपने ख़रीदा था, आईफोन अभी दूसरे देश में बनता है लेकिन हम उसको ख़रीद रहे हैं, ठीक है, तो इंपोर्ट को आप घटा दीजिए और एक्सपोर्ट को जोड़ दीजिए। ठीक है, तो जो भी हम विदेशी वस्तुएं हैं जो उसका हम लोग उपभोग कर रहे हैं, जो इकोनॉमी जिसके कारण हमारा भारत का पैसा बाहर जा रहा है, तो उसको इंडिया के जीडीपी से माइनस करो, और जो पैसा हम कमा रहे हैं अपना सामान बेच के एक्सपोर्ट करके आया निर्यात करके, ठीक है, उसमें जोड़ दीजिए। तो ये जीडीपी निकलेगा कौन सा मेथड से, ये निकलेगा आपका एक्सपेंडिचर मेथड से। तो 3 मेथड होता है जीडीपी निकालने का, वैल्यू एडेड कंजम्पशन मेथड, ठीक है, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, अब देखिए कॉन्सेप्ट होता है बेस ईयर। मैंने बताया बेस ईयर जो होता है वो एक हम लोग आधार वर्ष उसको बोलते हैं, ठीक है, रेफरेंस ईयर बोलते हैं, संदर्भित वर्ष बोलते हैं, जिसके द्वारा हम जो है जिसके आधार पे हम किसी भी चीज़ों को निकालते हैं। ठीक है, जनरली बेस ईयर वैसे साल को लिया जाता है जो थोड़ा स्टेबल हो, जहाँ मतलब नॉर्मल ईयर हो, ये नहीं कि कोविड आ गया हो या फिर किसी कारण से उसमें दिक्कत हो। नॉर्मल जो वर्ष होता है उसको बेस ईयर बोलते हैं। ठीक है, अभी बेस ईयर जो भारत का हम लोग चुने हैं जीडीपी के लिए वो 2011-12 है। उस फिर ठीक है दोस्तों, तो चलिए छोटा छोटा क्लास रखते हैं ताकि आपको समझने में आसान हो, धीरे धीरे करके कंप्लीट करेंगे। अभी 30-30 मिनट का, फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। तो इस तरह से मेंस का भी क्लास आएगा और संस्कृत जो ऑप्शनल है उसका भी हम लोग क्लास को करेंगे। ठीक है, तो चैनल पे जो नए हैं वो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो नोटिफिकेशन इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके उसके बाद जो है आपको सारा नोटिफिकेशन आएगा। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में है। तो अपना ख्याल रखिए, अच्छे से मन लगा के पढ़िए, फीडबैक ज़रूर दें कि कैसा आपको ये लग रहा है।